हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में उसका नाम दिया गया है मैथमेटिकल मेथड्स, बट एक्चुअली चैप्टर में सिर्फ वेक्टर के बारे में बात की है, बाकी किसी के बारे में बात नहीं की है। मैथमेटिकल मेथड्स आपको है सिलेबस में से आपको निकाला गया है, बट इसका मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियोस बनाए मैंने फाउंडेशन सीरीज़ में, जो कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में है। तो ये पार्ट अपना, एक सेकेंड, ये पार्ट अपना हो चुका है। तो वो वाला पार्ट अपने को सिलेबस में अभी निकाला गया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या था? फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ये डेफिनेशन हो चुकी थी हम लोग की। अभी ध्यान दो, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग टाइप की थी, जैसे कि एक थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बाकी की थी वो डिराइव क्वांटिटीज़ थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो बेसिक क्वांटिटीज़ थी, जहाँ से हम लोग दूसरे क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते, एक क्वांटिटी को लेके, एक या दो क्वांटिटी को लेके हम लोग दूसरी क्वांटिटी डिराइव कर सकते, तो उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। ये पार्ट हम लोग का हो चुका है। अभी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहला पार्ट रहेगा स्केलर्स और दूसरा पार्ट रहेगा वेक्टर्स। तो आज हम लोग के सिलेबस का जो पार्ट रहेगा वो स्केलर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो ये दो चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। सबको क्लियर है यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो आगे जो आएगा, मतलब सपोज फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया जाएगा कि इस डेफिनेशन में वो क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, तो वो क्वांटिटी बन जाएगी स्केलर या फिर वेक्टर। तो ये पहले बाइफर्केशन देखते हैं कि बाइफर्केशन कैसे होता है, ये पहले देख लेंगे। उसके बाद वेक्टर्स जो रहेगा, मतलब स्केलर्स का इतना इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे, वेक्टर्स के अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाला पार्ट देखेंगे। व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, व्हाट आर टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं, जिसका नाम है स्केलर्स। तो अगर बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो बेसिक डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। अगर हम लोग एक क्वांटिटी के बारे में बात करें जिसका नाम है स्केलर, तो वो देगा सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? एक पर्सन है, टाइम t इक्वल टू 0 पे वो चालू कर रहा है मोशन, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कुछ, मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट मैंने बोला नहीं कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ दिस इन विच द डिस्टेंस इज ट्रैवल। सो वी डोंट नो दी, दिस इज इनिशियल पोजिशन, ये तो पता है। अभी ये बंदा 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जा सकता है, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जा सकता है, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो मुझे ये डिस्टेंस की वजह से सिर्फ मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इसका फाइनल पोजीशन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे भी आ सकता है। तो मुझे फाइनल पोजीशन नहीं पता, मुझे इनिशियल पोजीशन पता है, बट मुझे फाइनल पोजीशन नहीं पता। सो दिस फाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस किलोमीटर इज द यूनिट। अगर मैं दोनों को भी कंबाइन करूंगा तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगी, ना कि डायरेक्शन के बारे में। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या रहेगा? स्केलर। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। एक पर्सन है, एक बंदा है, जो टाइम t इक्वल टू 0 पे मोशन को चालू कर रहा है। अभी मोशन को चालू किया गया है और हम लोग ने सिर्फ इतना ही बताया कि वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर। इफ़ ही इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, बट वी आर नॉट स्पेसिफाइंग इन विच डायरेक्शन ही इज़ ट्रैवलिंग दिस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो मुझे ये नहीं पता कि बंदा किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो मुझे इनिशियल पोजीशन तो बंदे की पता है, बट मुझे फाइनल पोजीशन नहीं पता है। तो फाइनल पोजीशन नहीं पता है मतलब मुझे इन शॉर्ट बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, उस डायरेक्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मुझे सिर्फ पता है मैग्नीट्यूड, ना कि डायरेक्शन। सो इन शॉर्ट, ये अगर एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये फाई जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, और ये किलोमीटर जो होता है वो उसका यूनिट होता है। सो जस्ट मैग्नीट्यूड यूनिट describes a physical quantity, and if this physical quantity
only give an idea about magnitude, then this physical quantity is called as what? Scalar quantity. क्लियर है सबको? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? आगे वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं. अगला वाला क्वांटिटी क्या है? अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सेम बंदा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे मोशन चालू किया और मैं बोल रहा हूँ कि राइट डायरेक्शन में या फिर ये ईस्ट डायरेक्शन है. ऊपर का जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे होता है वो साउथ होता है, और ये होता है वेस्ट. तो मैं बोल रहा हूँ कि ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. तो मुझे पता है कि टाइम t इक्वल्स टू कुछ 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद पार्टिकल इधर पहुँचेगा. मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर. मुझे इनिशियल पोजीशन पता है, मुझे फाइनल पोजीशन पता है. तो इन शॉर्ट मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ये 5 किलोमीटर क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया. और मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में ऐसे नहीं कि हाँ ये बंदा इधर भी ट्रैवल कर सकता है, ये बंदा इधर भी ऐसे कुछ नहीं, ये बताया ही नहीं है. मुझे स्पेसिफिकली बताया गया है कि वो कहाँ पे ट्रैवल करे, टूवर्ड्स ईस्ट. If the same person is traveling a certain distance of 5 kilometer in the east direction, then the 5 kilometer describes its magnitude. The east direction, this describes the direction. Therefore, this combine will give a quantity, physical quantity called as displacement. तो ये displacement होता है, और ये displacement जो होता है वो कौन सी quantity होती है? Vector quantity. क्लियर है क्या? दोनों में फ़र्क मैं समझा के देता हूँ कि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की बात करते थे, जहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे थे, जहाँ पे यूनिट था और उसका मैग्नीट्यूड था और उसका यूनिट था. ये दोनों मिलके हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे थे, ना कि इसके डायरेक्शन के बारे में. सो दैट क्वांटिटी वाज कॉल्ड एज स्केलर. ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी अगर मैं बात करता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो हम लोगों को ये पता चला कि एक बंदा ट्रैवल कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. अगर वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 5 किलोमीटर हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया उसका, ईस्ट हो गया उसका डायरेक्शन. तो मुझे पता है कि ये बंदा ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन. सो मुझे इनिशियल पोजीशन पता है, मुझे फाइनल पोजीशन पता है. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होने के वजह से मुझे पता है कि ये बंदा किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है. तो अगर मुझे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है मुझे पता है, सो दैट इज गिविंग अस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विच इज गिविंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी. सबको क्लियर है? ये दो एग्जाम्पल के बारे में लिखेंगे, तो लिखो. सबसे पहले लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. This physical quantity are further divided into two parts. That is divided into two parts. That is scalar quantity and vector quantity. So depending upon the direction and magnitude specified by this quantity, the quantities are as follows. We'll explain these quantities with the help of example. We'll explain these quantities with the help of examples. That is, पहले वाला ये वाला एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे. A person is traveling a distance of 5 kilometer. But the direction is not specified. Hence the initial and final position is not determined, cannot be determined. ऐसे लिखो, initial position is known but the final position is not determined. Hence this 5 kilometer is just the magnitude with some unit. This 5 kilometer is a magnitude with just a unit, with some unit, which gives a physical quantity called as distance traveled, which has only magnitude and called as scalar quantity,
and called as scalar quantity. Thus, scalar quantity does not give an idea about the direction in which the body or a particle moves. The direction in which the body or a particle moves. आगे, considering the same example in which at initial position, that is at time t equals to 0, the particle travels in a particular direction which is due east. ड्यू मतलब सीधा ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ड्यू ईस्ट, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर. In this we can determine the final position of the particle. Hence initial and final position of the particle is known. Therefore this quantity gives an idea about magnitude as well as direction, which is named as displacement, and displacement is a vector quantity. क्लियर है सबको? अभी हम लोग टेक्सचुअल डेफिनेशन देखेंगे. टेक्सचुअल डेफिनेशन क्या है वो देख लेंगे. यहां तक सबको क्लियर है? तो अगले फिजिकल मतलब जो टेक्सचुअल डेफिनेशन उसके बारे में देखते हैं. तो स्केलार्स की बात करूंगा तो स्केलार क्या रहेगा? फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude alone, which can be completely described by its magnitude alone is called as which quantity? Scalars quantity. सबको क्लियर है? अभी स्केलर पहले डेफिनेशन लिख लो. फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. ओके, उसके पास क्या रहेगा? एक नंबर रहेगा और एक यूनिट रहेगा. आगे नंबर के बाद क्या रहेगा? यूनिट रहेगा. तो नंबर जो रहेगा वो देगा मैग्नीट्यूड और यूनिट देगा वो उस फिजिकल क्वांटिटी की पहचान. तो अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि स्केलार क्वांटिटी को अगर हम लोगों को एक फिजिक्स की तरह देखना होगा तो स्केलार क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय सम नंबर एंड अ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर है? तो लिखो, अ स्केलार इज स्पेसिफाइड बाय अ नंबर एंड अ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. नंबर एंड अ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. इफ वी कंसिडर, अगर हम लोग बात करते, इफ वी कंसिडर अ रॉड, एक रॉड कंसिडर किए जिसकी लेंथ है 2 मीटर. जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर. तो ये 2 जो होगा ये होगा मैग्नीट्यूड और ये जो मीटर जो होगा वो होगा उसका यूनिट. तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट गिव्स अ क्वांटिटी called as physical quantity called as length of rod which do not have any direction, hence it is called as which quantity? Scalar quantity. क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी सुनो, अगर मैं बोलता हूँ ये स्टैंडर्ड क्या है? यूनिट 1 मीटर होता है, उसको 2 टाइम्स करेगा तो मेरे को 2 मीटर मिल जाएगा. तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँगा ये मैग्नीट्यूड और यूनिट को अगर मैं साथ करता हूँ तो मुझे लेंथ ऑफ अ रॉड मिलेगा विच इज़ कॉल्ड एज स्केलार क्वांटिटी. सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो देख लो. यहाँ पे पहले हम लोग इसको स्पेसिफिकली स्टडी करते. तो लिखो, इफ वी कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ रॉड whose length is 2 meter, thus a number 2 meter is its magnitude and meter is its unit. Thus the number 2 is its magnitude and meter is its unit. Together it gives an idea about an physical quantity called as length of a rod. Thus length of a rod is a which quantity? Scalar quantity. Thus length of a rod is a scalar quantity. अगर एग्जाम्पल की बात करूँगा तो मास स्केलार क्वांटिटी बन जाता है. उसके बाद अगर बात करूँगा टाइम एक स्केलार क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी स्केलार क्वांटिटी है, और अगर और बात करेंगे तो हम लोग डेंसिटी भी हो जाती है स्केलार क्वांटिटी. तो अगर हम लोग बात करेंगे एक
मैग्नीट्यूड और यूनिट के बारे में, तो वो देता है आपको स्केलर क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज लाइक मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? अभी मास को डायरेक्टली ऐड कर सकते, टेम्परेचर को डायरेक्टली ऐड कर, सॉरी टाइम को डायरेक्टली ऐड कर सकते, टेम्परेचर को डायरेक्टली ऐड कर सकते। तो जब भी कोई क्वांटिटीज को डायरेक्टली एल्जेब्रिक ऑपरेशन से ऐड कर सकते, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब क्या? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो लिखो मास कॉमा टाइम कॉमा टेम्परेचर कॉमा डेंसिटी आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, scalar quantities. Scalar quantities can be added or subtracted by rules of simple algebra, by rules of simple algebra. क्लियर है? क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे ये हो गया स्केलर क्वांटिटी के बारे में। आगे जो रहेगा वो क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या रहेगा देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी which needs magnitude as well as direction, which needs magnitude as well as direction for its complete description। मतलब उसका मतलब एक्चुअल हाल क्या है वो बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत है। for its complete description are called as vectors quantity, are called as vectors। अगर इसकी बात करेंगे तो वेक्टर्स क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, बाद में अगर दूसरी बात करेंगे तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर। मतलब मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत है। देखो बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, ऐसे नहीं बोल सकते। 2 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी आएगा और उसका डायरेक्शन भी आएगा, तो वो एक नए क्वांटिटी का निर्माण करेगा जिसका नाम है क्या? वेक्टर्स। क्लियर है? पक्का यहाँ तक क्लियर है? अगर हम लोग बात करेंगे मास की, बात करते हैं मास, और दूसरा होता है वेट। मास को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग, मास को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। और मास के पास डायरेक्शन नहीं होता। वेट जो होता है वो होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक चीज़ याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करता है, तो वेट भी हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है? नीचे। ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो वेट हमेशा एक्ट कहाँ पे करता है? नीचे, टूवर्ड्स दी अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मुझे बताओ इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वेट क्या बन गया? वेक्टर। और मास क्या बन गया? स्केलर। क्लियर है? पक्का। मैं इसके बारे में बताऊंगा, m इंटू जी के बारे में बताऊंगा और बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो। अगर मुझे वेक्टर ड्रॉ करना होगा, अगर मुझे वेक्टर ड्रॉ करना होगा, तो मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि एक फोर्स है 2 न्यूटन की, तो मैंने देखो बॉक्स कितने लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने 12 बॉक्स लिए 2 न्यूटन की फोर्स दिखाने के लिए। तो अगर मुझे फोर्स 4 न्यूटन की दिखानी होगी तो मैं क्या करूँगा? 12 बॉक्स तो लूँगा ही, और 12 बॉक्स लूँगा। देखो ये होगी उसकी स्केलिंग। मतलब इन शॉर्ट में अगर ये F1 बोलता हूँ, ये F2 बोलता हूँ, तो F2 क्या हो जाएगी? 2F1 हो जाएगी। मतलब ट्वाइस ये हो गया F1 और ये भी हो गया F1। दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये ट्वाइस F1 बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँगा तो स्केलिंग की बात कर रहा हूँ। देखो ये हो गया अगर 2 न्यूटन, तो ये पूरा क्या हो गया? 4 न्यूटन। क्लियर है? तो एक स्पेसिफिक स्केलिंग की हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर, जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द स्केल की तरह दिखाई देगा, और उसका जो डायरेक्शन रहेगा, मतलब ये डायरेक्शन, अगर ये एरो ऐसे बता रहा है तो उसका डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को बता रहा है। तो लिखो आगे, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a vector can be represented by a directed line segment
or by an arrow, a directed line segment or by an arrow. The length of the line segment draw to a scale gives the magnitude. The length of the line segment drawn to a scale gives its magnitude. मतलब क्या, 12 बॉक्स इक्वल्स टू 2 न्यूटन है, तो 24 बॉक्स इक्वल टू कितना आएगा, 4 न्यूटन. ये हो गया उसका स्केलिंग. तो जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्केल के बारे में बात करेंगे, स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे. स्केल मतलब नॉर्मल स्केल नहीं, स्केलिंग इसको बोलते हैं कि 2 न्यूटन का मतलब 12 बॉक्स, ये स्केलिंग होता है. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं मीटर स्केल ले रहा हूँ, मीटर स्केल नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो नॉर्मली मेरी हाइट है, सपोज मेरी हाइट को मैं बोलूँगा कि ये 2 मीटर के इक्वल है, तो 2 मीटर इक्वल्स टू माई हाइट, ये स्केलिंग हो गया. तो 100 मीटर मतलब क्या होएगा, 100 मीटर मतलब क्या, ये 2 मीटर मतलब माई हाइट है, तो 100 मीटर मतलब एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 50 टाइम्स माई हाइट इक्वल्स टू 100 मीटर. क्लियर, इसको बोलते हैं स्केलिंग. क्लियर है पक्का. अभी ध्यान दो, अगर मेरे को वेक्टर दिखाना है, वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, बॉडी ए से लेके बी तक डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी ए से लेके बी तक डिस्प्लेस हो रही है, तो ये जो रहेगा उसको बोलते हैं टेल, और ये जो रहेगा उसको बोलते हैं एंड. क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट. क्लियर है पक्का. अभी ध्यान दो, डायरेक्शन जो रहेगा एरो का वो बताएगा कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, पार्टिकल ए से लेके पार्टिकल बी तक जा रहा है. तो एरो हेड रहेगा, एरो हेड दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. और एरो हेड को, जो एरो हेड बना है ये वाला, तो इसको बोलते हैं क्या, वेक्टर हेड, ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर हेड. अगर इसको लिखने का सिंबॉलिकली तो ये ऐसे लिखेंगे, ए से लेके बी तक और ऊपर एरो बनाएंगे. ए से लेके बी तक, ए से चालू कर रहा है बी पे खत्म हो रहा है, एरो ए से बी तक जा रहा है, तो ये टेल एंड है और ये एंड पॉइंट है. क्लियर है. या फिर इसको बोलते हैं हेड भी बोलते हैं, और ये बोलते हैं टेल. टेल मतलब क्या होता है, जो एंड वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टेल पॉइंट, और ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट इसको बोलते हैं हेड पॉइंट बोलते हैं. क्लियर है, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है. तो सिंबॉलिकली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर अगर हम लोग को सिंबॉलिकली लिखना होगा तो हम लोग उसको एक कैपिटल लेटर्स में लिख के ऊपर एरो हेड डाल देंगे, प्रॉब्लम नहीं. अभी ये ए बी है, तो वेक्टर एफ की बारे में बात करें तो एफ और एरो हेड. क्लियर है पक्का. अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डायरेक्शन को मैं फिलहाल हटा रहा हूँ. अगर मैं डायरेक्शन को मैं हटा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में डालना पड़ेगा ऐसे. तो ये अगर मॉड में डालते हो, देखो मॉड क्या करता है, मॉड पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा, तो मॉड में डालने की वजह से वो पॉजिटिव बनता है. तो नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव और ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को हटाने के लिए हम लोग मॉड में डालते हैं. तो अगर मुझे एक वेक्टर दिया गया है ए बी, तो उसको रिप्रेजेंट करके वेक्टर के फॉर्म में ए बी बार, और ए से लेके बी तक जा रहा है वेक्टर, तो ए बी बार लिखा मैंने, ये हो गया इसका वेक्टर. बट अगर मेरे को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा ए बी बार मैग्नीट्यूड और मॉड में, ये होता है मॉड. क्लियर है पक्का. ये वाला पार्ट सबको क्लियर है. तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ गिवन एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग मॉड में. सबको क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे. हम लोग ने इस पार्ट में स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में बात की है. नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ वेक्टर रहेगा, कि कौन से टाइप ऑफ वेक्टर रहेंगे. तो 4-5 टाइप है, जो 6 टाइप से टोटल, तो 6 टाइप ऑफ वेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे इसके अगले वाले पार्ट में. यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्या बताया. नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं. ओके, तो अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते. तो अगला टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला टाइप जो रहेगा उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. अभी जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, मैग्नीट्यूड कितना है, ज़ीरो है, और डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्री है. क्या है, आर्बिट्री है.
आर्बिट्री मतलब क्या, इमेजिनरी डायरेक्शन है। तो वेक्टर विच इज हैविंग इमेजिनरी और एन आर्बिट्री डायरेक्शन एंड अ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। क्लियर है? अ वेक्टर विच इज हैविंग एन आर्बिट्री डायरेक्शन और एन इमेजिनरी डायरेक्शन विथ अ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। क्लियर है पक्का? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीरो बार से, इसको रिप्रेजेंट करते जीरो बार से। सबको क्लियर है? अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हो तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरो बार से, और उसका नाम क्या रहेगा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अभी ध्यान दो, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो सपोज आर्बिट्री मतलब क्या, इमेजिनरी, मेरे को पता नहीं है कि वो क्या है, मतलब कहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मुझे वो नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ कि हाँ वेक्टर है मतलब उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, तो मैं अननोन डायरेक्शन बता रहा हूँ क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं बनता उसका, तो हम लोग बताने के लिए उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री डायरेक्शन। अभी सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक बंदा है जो कि रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे रहेगा तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, ज़ीरो। तो मुझे बताओ अगर एक बंदा पार्टिकल यहाँ पे जहाँ पे टाइम ज़ीरो पे उसका वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी की बोलेंगे ज़ीरो बार। क्यों वेलोसिटी ज़ीरो बार बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसको 0 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, बट दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हम लोग जीरो की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, बट व्हाट इज जीरो बार, जीरो बार इज नथिंग बट इट्स डायरेक्शन, इट्स नथिंग बट डायरेक्शन, मतलब आर्बिट्री डायरेक्शन दे रहा है, तो ये जीरो नहीं लिखेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे जीरो बार। तो अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि velocity of the particle which is at rest is not zero, it is zero vector or a null vector or a zero bar। क्लियर है? तो फर्स्ट एग्जांपल लिखो, if a particle is stationary or is at rest at any given time or is at rest at any given time, then the velocity vector, then the velocity vector is a zero vector or a null vector, is a zero vector or a null vector। सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, बॉडी के पास वेलोसिटी है, बॉडी के पास क्या है, वेलोसिटी है, बट वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज कभी होती है, जब बॉडी एक्सेलरेट होती है, जब हम लोग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं। बट अगर ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जीरो। बट एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वी डू नॉट से इट एज अ जीरो, वी राइट इट एज अ जीरो बार या फिर नल वेक्टर। क्लियर है पक्का? तो लिखो सेकेंड पॉइंट, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर और अ जीरो वेक्टर, इज अ नल वेक्टर और अ जीरो वेक्टर। क्लियर है? थर्ड और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है, मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F1 जो कि है 2 न्यूटन, और यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ F2 विच इज़ अगेन 2 न्यूटन। ये F1 और F2 फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अभी फिलहाल के लिए हम रिजल्टेंट के ऊपर नहीं जाते, रिजल्टेंट नेक्स्ट पार्ट है, बट ये एक दूसरे को अगर कैंसिल करता है तो मुझे बताओ नेट फोर्स कितनी रहेगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। ये बॉडी अपनी जगह पे ही खड़ी रहेगी, ये बॉडी रेस्ट पे थी, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो ये बॉडी मूव करनी चाहिए थी, बट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई की तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे को बताओ कि एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जीरो रहेगा, तो नेट फोर्स भी कितना रहेगा, जीरो बार, और इट इज़ कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो तीनों पॉइंट सबको क्लियर है। फर्स्ट वाले में जीरो वेक्टर की बात कर रहा था या फिर नल वेक्टर की बात कर रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने तीन अलग अलग एग्जाम्पल देखे, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ एट रेस्ट की बात की, एक्सीलरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल के बारे में बात की, और तीसरा बात था जहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे 2 न्यूटन के, और मेरा नेट फोर्स कितना था, जीरो था। तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा।
नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। वेक्टर विच इज हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर है। इसके बारे में बात हो गई, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने मार्कर चेंज नहीं किया है, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट रहेगा, वो रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आराम से देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होगा जहाँ पे दो या फिर मोर देन टू और मोर देन टू वेक्टर्स को मैं रिप्लेस करके एक सिंगल वेक्टर की तरह लिखता हूँ, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब क्या, ध्यान दो अभी बार से। अगर मैं बोल रहा हूँ बंदा यहाँ से यहाँ पे गया ए से लेके बी तक, बंदा ए से लेके बी तक गया, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 न्यूटन। बंदा बी से लेके सी तक गया, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से लेके सी तक गया, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, न्यूटन क्यों लिख रहा हो यार, मीटर, मीटर। अभी ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक गया, वो ठीक है, बट ये दोनों वेक्टर को, ये दोनों वेक्टर को मैं निकाल के मैं एक तीसरा वेक्टर लिख सकता हूँ, एक तीसरा वेक्टर लिख सकता हूँ जो कि मुझे इस डायरेक्शन में देगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पार्टिकल को ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा तीसरा वेक्टर भी रहेगा, वो भी वहाँ पे ही पहुँचेगा। मतलब रिजल्टेंट इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 मीटर आएगा, तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था बट डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट द पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी एंड देन पार्टिकल गॉट डिस्प्लेस फ्रॉम बी टू सी। Finally, the particle was at, initially the particle was at A and final position was at C. Therefore, the displacement is what, 5 मीटर। तो ये दो वेक्टर को मैं हटा देता हूँ और उसके बदले 5 मीटर लिखता हूँ। इसका मतलब भी क्या रहेगा, सेम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस विल बी सेम। क्लियर है? अभी ध्यान दो, और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं दो वेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे एक बंदा है, बंदे के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है 2 न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है वापस 2 न्यूटन। ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है 3 न्यूटन, और नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है 2 न्यूटन। ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। ये 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, 3 न्यूटन ऊपर जा रहा है और ये 2 न्यूटन नीचे जा रहा है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये प्लस में रहेगा, तो ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो बचा कितना, 1 न्यूटन। मतलब मैं इसको रिप्लेस करके, ये 4 फोर्स को रिप्लेस करके एक बंदा दिखाऊंगा और फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में अप्लाई होगा और वो फोर्स रहेगा 1 न्यूटन। दैट 4 फोर्सेस वर, दिस 4 फोर्सेस वर represented as a single force and that single force is called as what, resultant vector। क्लियर है? सबको क्लियर है ये वाला? दो अलग अलग मैंने फॉर्मूला से, दो अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने ये एक्सप्लेन किया। तो लिखो रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन दैट, द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट। देखो ये सिंगल वेक्टर है और ये 4 अलग अलग वेक्टर्स है। ये सिंगल वेक्टर सेम इफेक्ट दे रहा है जो कि 1 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द वेक्टर्स, एज प्रोड्यूस बाय ऑल द वेक्टर्स इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर्स, इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर्स। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्या बताया? अभी मुझे बताओ, ये 2 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, बट ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये किस में रहेगा, नेगेटिव। तो अगला पार्ट जो रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा सी पॉइंट, नेगेटिव वेक्टर या फिर ऑपोजिट वेक्टर। मैंने क्या बोला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 न्यूटन, बट डायरेक्शन के, ये प्लस में तो ये किस में है, माइनस में है। मतलब of negative vector of a given vector is vector of same magnitude
सेम मैग्नीट्यूड बट क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ये वेक्टर के बारे में, ये वेक्टर है, कुछ मैग्नीट्यूड दिया गया है, अगर ये ए बार रहेगा और ये बी बार रहेगा, देखो दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, ऑपोजिट, मतलब ए बार इक्वल्स टू माइनस बी बार, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर, मीन्स बी बार इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बार और ऑपोजिट वेक्टर ऑफ ए बार। क्लियर है सबको? मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स और ऑपोजिट वेक्टर्स। अभी मुझे बताओ इक्वल वेक्टर्स क्या रहेंगे, ये तो नेगेटिव और ऑपोजिट हो गए, तो इक्वल वेक्टर्स क्या रहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, माइनस हो गया, मतलब इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स या फिर ऑपोजिट वेक्टर। तो फोर्थ वाला पार्ट रहेगा या फिर डी वाला पॉइंट है वो है इक्वल वेक्टर्स। तो वेक्टर को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगा दोनों वेक्टर का, दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, इक्वल वेक्टर्स। अभी सुनो, इक्वल वेक्टर्स मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि फोर्स का 2 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन राइट डायरेक्शन आर इक्वल वेक्टर्स, ये नहीं हो सकता। क्यों? ये फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ये एक्सीलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, सो दिस कांट बी कंपेयर। सो वी नीड टू हैव सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अगर फोर्स की बात कर रहा हो तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मैं एक कंडीशन यहाँ पे एडिशनल ऐड करता हूँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है सबको? तो लिखो टू वेक्टर्स which are representing same physical quantities are said to be equal if and only if two vectors representing same physical quantities are said to be equal if and only if they have same magnitude and direction एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ये ए बार है और बी बार है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में, तो ए बार इज इक्वल टू व्हाट, बी बार। यहाँ पे था ए बार इक्वल्स टू माइनस बी बार और यहाँ पे है ए बार इक्वल्स टू बी बार। दिस इज नथिंग बट इक्वल वेक्टर्स। सबको क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं जो कि फिफ्थ पार्ट है हम लोग का। एक सेकेंड, यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा देख लेते हैं। तो वेक्टर हैविंग ए यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन समझने के लिए बहुत टफ लग रहा है बट इतना टफ नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड in a given direction is called as unit vector in that direction। फिलहाल फॉर्मूला की याद मत करो, फॉर्मूला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले समझते हैं इसको क्या है। यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, एक यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ध्यान दो, अभी अगर मैं वेक्टर की बात करूंगा तो वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों देंगे आपको वेक्टर। तो मुझे बताओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड को हटा दिया,
मैग्नीट्यूड को जीरो नहीं करना है, मैग्नीट्यूड को जीरो कर दिया तो वो तो नल वेक्टर बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड को हटाना नहीं है, मैग्नीट्यूड को क्या करना है, इनविजिबल करना है। इनविजिबल मतलब मैग्नीट्यूड को क्या करना है, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। अगर मुझे मैग्नीट्यूड को यूनिट करना पड़ेगा तो मुझे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड डिवाइड क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल होगा, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर in a particular direction which is called as what, unit vector, which gives a vector having magnitude unit and a given direction which is called as what, unit vector। मैं वापस आराम से समझाता हूँ, इसको बराबर से समझ लेते, एकदम इसको बारीकी से समझ लेते हैं। वेक्टर है जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। अभी मैग्नीट्यूड को कितना लाने का है मुझे, यूनिटी। तो यूनिटी हटाना नहीं, उसको इनविजिबल करना है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड किया, तो यहां पे भी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड किया, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या बताओ, ये क्या हो गया, यूनिटी। तो ये आ जाएगा यूनिट डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर को मैं डिवाइड करता हूँ उसके मैग्नीट्यूड से, तो मुझे मिलता है वेक्टर हैविंग सेम, देखो इसका डायरेक्शन भी सेम है, इसका डायरेक्शन भी सेम है, बट मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी है। तो इसको बोलते हैं व्हाट, यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच गिव्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिट वेक्टर। क्लियर है पक्का? तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड, a vector having a unit magnitude in a given direction is called as, a vector having unit magnitude and a given direction is called as unit vector in that direction, is called as unit vector in that direction। ओके, अगर हम लोग एक वेक्टर लिखते हैं m बार, consider a vector m bar whose magnitude is magnitude कितना रहेगा m, और मैग्नीट्यूड को लिखते हम लोग कैसे, m बार का मॉड। मैग्नीट्यूड को लिखते कैसे, m बार का मॉड। तो वेक्टर है m बार और उसका मैग्नीट्यूड m है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते m बार का मॉड, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर जीरो रहेगा तो वेक्टर के नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करे तो वो जीरो हो गया, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जीरो नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। तो अगर इसका वेक्टर लिखने का रहेगा तो वेक्टर क्या रहेगा, लिखते हैं। मैंने क्या बोला, वेक्टर है m बार और मैग्नीट्यूड है m, जिसको लिखा मैंने m बार का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर कौन सा, यूनिट वेक्टर। इसको लिखते m कैप, और वो आएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गिवन बाय यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अ यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यूनिटी। क्लियर है पक्का? तो हम लोग क्या बोलेंगे, m कैप has a magnitude of what, unity, and has same direction as that of what, m bar। क्योंकि डायरेक्शन तो सेम रहने वाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, यूनिटी बन जाएगा। क्लियर है? तो लिखो m कैप इज दी, m कैप मतलब इसको ऐसे लिखो, m कैप ये लिखा देखो यहाँ पे, m कैप इज दी यूनिट वेक्टर ऑफ m बार, m कैप इज दी यूनिट वेक्टर ऑफ m बार having magnitude as unity and same direction as that of m bar, and same direction as that of m bar, and same direction as that of m bar। हो गया? ओके, in order to write the unit vector, in order to write the unit vector along x, y and z direction, along x, y and z direction as
एज यू एक्स कैप, यू वाई कैप, यू जेड कैप, यू एक्स कैप, यू वाई कैप एंड यू जेड कैप एज आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर मेरे को यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन लिखना हो तो आई कैप लिखना होता है, अगर वाई डायरेक्शन में लिखना हो तो जे कैप लिखना होता है, अगर जेड डायरेक्शन में लिखना हो तो के कैप लिखना होता है। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान दो, अगर मुझे आई कैप लिखना है ये होगा एक्स बार अपॉन एक्स, जे कैप लिखना है वाई बार अपॉन वाई, देखो ना वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन में, वाई, तो इसलिए इसको क्या लिखा जे कैप। के कैप को लिखना है तो के ने जेड बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर है पक्का? तो लिखो द वेक्टर्स, द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली कैन बी रिटन एज आई कैप, जे कैप एंड के कैप विच इज गिवन बाय दी बिलो फॉर्मूला। ये वाले 3 फॉर्मूला लिख लो। अभी मुझे बताओ, सपोज मैंने ऐसे बोला अ वेक्टर इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3, ऐसे बोल रहा हूं, अ वेक्टर इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एंड ट्रैवलिंग एंड डायरेक्शन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब क्या, ध्यान दो, अभी अगर मैं आई कैप बोलता हूं तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप बोलता हूं तो ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं जे कैप की बात करता हूं तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप की बात करता हूं तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर मैं के कैप की बात करता हूं तो ये आता है पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप की बात करूंगा तो ये आएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। मैंने क्या बोला था, वेक्टर को लिखते मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो होता है वो किससे मिलता है मेरे को, यूनिट वेक्टर से। तो अगर मुझे बोलना है कि एक वेक्टर है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स अप्लाई हो रही है कितनी 3 न्यूटन की, बट वो कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, आई कैप, तो इसका मतलब लिखूंगा मैं 3 आई कैप, मतलब 3 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, आई कैप हो गया उसका डायरेक्शन, और आई कैप का डायरेक्शन मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सिस। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 के कैप, 3 के कैप मतलब क्या, 3 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और के कैप क्या हो गया, के कैप होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे बनाता हो, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो मेरी फोर्स अप्लाई हो रही इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो वेक्टर को लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। तो और एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला बन जाएगा, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वेक्टर। क्लियर है? और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड को नीचे लेके आया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर एम बार होगा तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एम बार का मॉड। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रुकाएंगे, जहाँ पे हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की। वेक्टर ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, स्केलर्स, वेक्टर्स, उसके डेफिनेशन डिस्कस किए, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात की, और उसके बाद हम लोग ने बात किया क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही वाइंड अप करते। वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करना मत बोलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ वेक्टर ऑपरेशन वाला पार्ट। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मेरे सारे फाउंडेशन सीरीज़ अगर आप देखोगे, कैलकुलस वाला पार्ट यहाँ पे आपको ओमिट किया गया है, आपको सिर्फ वेक्टर्स और स्केलर्स वाला पार्ट है, तो कैलकुलस वाला पार्ट ओमिट किया गया है। बट किसको कैलकुलस पढ़ना हो, जो कि JW पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलस पढ़ना हो तो मेरी फाउंडेशन वाली सीरीज़ आप देख सकते हो। जो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में तो आपको फाउंडेशन सीरीज़ देखना है। फाउंडेशन सीरीज़ में डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 4 चीज़ें देखनी है आपको। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलस वाला पार्ट क्या है, जो कि ओमिट किया गया, बट मैंने डिस्कस किया, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो आपको JW में इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? एक चीज़ बताऊंगा, वेक्टर बहुत जल्दी खत्म होगा, टॉपिक शायद से 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 4 लेक्चर में खत्म होने के बाद हम लोग उसका JW भी साथ में ले लेंगे। क्लियर है पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद ऑपरेशंस, वेक्टर्स ऑपरेशंस,
टिल देन बाय बाय।